अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आपने सुबह वाली वीडियो देखी या फिर नहीं देखी, बताना मुझे कमेंट में उसको लेके आपके क्या ओपिनियन है। जिसने देखी होगी वो समझ जाओगे कि मैं ऐसा अलग से क्यों कह रहा हूँ। खैर, अपनी वीडियो के ऊपर आते हैं इस वाली। और रॉब फी, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रे वाइट की पूरी स्टोरी लाइन चल रही है उसमें उनका भी रोल है, कैसे वो भी जो ब्रे वाइट के रिटर्न में उन्होंने इनपुट दिए हैं, तो उनको लेकर एक अलग ही बैक स्टेज माहौल खड़ा हो गया, बैक स्टेज हीट जनरेट हो गई है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो सारा जो भी ब्रे वाइट का रिटर्न का सक्सेस है उसका एक तरीके से क्रेडिट खुद ले रहे हैं और बैक स्टेज लोगों की बात पसंद नहीं आ रही है। पता नहीं ये रॉब फी बंदा तो क्रिएटिव है, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो ये इतनी बचकानी हरकतें क्यों कर रहा है? क्योंकि पता ही है आपको, जब भी कोई बड़ी चीज़ एग्जीक्यूट होती है, वो सक्सेस होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसका अकेले क्रेडिट लेके जाओगे। इवन अगर कोई बंदा लेके जा सकता है तो वो ब्रे वाइट है, क्योंकि सारी अटेंशन उसकी वजह से आई है। लेकिन यहाँ पे क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से रॉब फी अपना इसको खुद क्रेडिट ले रहे हैं। तो पता नहीं, ये थोड़ा अजीब सा ही है। अब जो भी है ऐसा ही है, बट ये चीज़ ना करो भाई। ये जो स्टोरी लाइन है फैंस को एंटरटेन करना, उसमें ज़्यादा फोकस करो, वरना गाड़ी कहीं की कहीं भी जा सकती है। यूएसए नेटवर्क बहुत ज़्यादा खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि आपको पता ही है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ। अब वैसे तो रेटिंग्स में ज़्यादा कोई जंप आया नहीं, क्योंकि रॉ को अभी रिसेंट टाइम में जो वीकली शोज चल रहे हैं उसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन एटलीस्ट यूएसए नेटवर्क इस वजह से खुश है कि हमारे पास दोबारा से ब्रॉक लेसनर आ गया है, तो भी हमारे साथ जो है रॉ पर रहेगा और हमारे शो के लिए अच्छी बात है। तो देखते हैं अब कितना ज़्यादा वैसे बेनिफिशियल तो होता ही, आपको पता रॉ का आना, लेकिन अब इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे मैक्सिमाइज करती है। बॉबी लेस्ली के साथ फ्यूड चल रही है, मैं तो पूरी होप कर रहा हूँ कि मस्त चीज़ ही होगी इनके बीच में, क्योंकि पहले तो जो हुआ था वो उतना कुछ खास नहीं था। तो आई होप इस बार ये कुछ बेटर करेंगे। और ब्रॉक लेसनर है तो वैसे भी उनके शो पर आने से एक अलग ही फील होती है पूरे मंडे नाइट रॉ की, या फिर अगर स्मैकडाउन के ऊपर आ रहे हैं तो उसकी। डैनियल कॉर्मिन ने अपने पॉडकास्ट में रिडल को बुला के डिस्कस किया, जो फाइट पिट मैच के अंदर वो ऑफिशियल बने हुए थे। और डैनियल कॉर्मिन ने ये कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार को इतने सारे लोगों के सामने था, लेकिन मेरे को दिक्कत ये थी कि वैसे तो जब मैं फाइट करने जाता था तो मुझे पता था मुझे जाके एक ही काम करना है, और वह ठोक पीटना या फिर खुद ठोक पीट जाना। लेकिन यहाँ पे आपको मूवमेंट्स पता है कि आपको इस मोमेंट पर ऐसे करना है, तो वो सारी चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। मैं काफ़ी बार तो यही भूल जा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ये डैनियल कॉर्मिन ने कहा। फिर रिंग में कैसे उन्होंने प्रेजेंस को फील किया, रिडल का ऊपर से जंप लगाना, उसके बारे में उन्होंने कहा। और हाँ, आप लोग भी कह रहे थे कि भाई ये इतने डैनियल कॉर्मिन मोटे क्यों हो रहे हैं, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि हाँ मैं मोटा लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले तो मैं अपनी फिजिक के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो ऐसा कह के डैनियल कॉर्मिन ने जो बताया है, लेकिन इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा डैनियल कॉर्मिन की तरफ से जाना कि वो भूल रहे थे सच में। और ऐसा नहीं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टेज पे आप गए हो, आपको लोगों के सामने बोलने की ज़्यादा आदत है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई आपके लिए सेम जगह होगी, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और डैनियल कॉर्मिन की स्टोरी से हमको ये बात जो है अच्छी तरीके से पता चल जाती है। उन्होंने कहा कि वो इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी नर्वस थे, बट एंड में जब उन्होंने थोड़ा सा मैच में वो गए, तब जाकर उनको थोड़ा सा बेटर फील हुआ कि हाँ चलो अब मामला सही है, अब काम करते हैं अपना। अब ऐसा तो है नहीं कि नर्वसनेस वाली प्रॉब्लम सिर्फ डैनियल कॉर्मियर को होगी, हम भी अपनी लाइफ में इसको महसूस करते हैं कई बार। और इसी से रिलेटेड एक बुक सुननी मैंने फिनिश किया कुक एफएम के ऊपर, जिसका नाम है डिस्टर्ब योर डिप्रेशन। इस पूरी ऑडियो शो को सुनने के बाद में आपको पता लगेगा कि कैसे अपनी लाइफ में एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसा कभी माहौल आ रहा है तो इसको कैसे टैकल कर सकते हो। एक चैप्टर तो मुझे इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, जिसका नाम है नो योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब अपने आप को आप कैसे जान सकते हो, जो कि आपको इस पूरी चीज से टैकल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब वैसे तो आपको पता है कि ये बुक पढ़ते तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि ये ऑडियो शो है तो आप लोग इसे 1-1.5 घंटे के अंदर जो है पूरा फिनिश कर सकते हो। और वैसे भी आपको पता ही है कि कुक एफएम जो है इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसका कंटेंट साइज की जो लाइब्रेरी है वो 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की है, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर और अलग अलग कैटेगरीज में। आपको फाइनेंस देखना है, फिटनेस देखना है, मोटिवेशन देखना है, एक्शन देखना है, कुछ भी देखना है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है तो हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी ऑफर तो मैं आपके लिए लेके आया हूं, अगर आप लोग WC50 कोड का यूज करते हो तो जो पहले 250 यूजर्स होंगे उनको 399 का जो साल का सब्सक्रिप्शन है वो मिलेगा सिर्फ 199 के अंदर। तो इससे बड़ी डील तो आपके लिए वैसे भी और कुछ हो नहीं सकती है। तो जाके इस बुक को सुनना, डिस्टर्ब योर डिप्रेशन को, मुझे बताना कि आपने इससे क्या सीखा, और फिर जाओ डिस्क्रिप्शन से कुक एफएम को अभी ज्वाइन करो। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था रोमन रेंस एंड द रॉक के बारे में, जहां पे रोमन रेंस के साथ मैच करने को लेकर एक तरीके से उन्होंने हिंट किया था और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था कि मैं एक्नॉलेज करता हूं ट्राइबल चीफ को। लेकिन एक और दूसरे इंटरव्यू के अंदर यहां पे सवाल इंटरव्यूअर ने खुद पूछ लिया रॉक से कि हेड ऑफ द टेबल कौन है, ऐसा क्या कि उन्होंने कहा। रोमन रेंस तो अपने आप को कह रहा है, लेकिन इस बार रॉक ने भाई ज्यादा रहम नहीं बरता कुछ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे बंदा सामने बैठा है वही हेड ऑफ द टेबल है। ऐसा कह के उन्होंने जो है सीधा सीधा रोमन रेंस के लिए क्या बोलने की कोशिश की, आप लोग समझ जाओगे। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि रेसलमेनिया में तुम मतलब सीधा ही इंटरव्यूअर तो बिल्कुल ये ऐसे बेबाक ऐसे बोल्ड थी, सीधा ही पूछ लिया कि रॉक और रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया के अंदर हो रहा है, तुम हाँ कह रहे हो इसके बारे में। तो रॉक कह रहे नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा,
खैर भी उन्होंने कहा कि मैं एक प्रमोटर हूँ, हॉलीवुड को प्रमोट करना है, फिर WWE को, और WWE बहुत तगड़ा स्पोर्ट है, रेसलमेनिया की उन्होंने तारीफ करी। तो ना उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हाँ भी उन्होंने यहाँ पर नहीं कहा, बट एक्चुअल में हेड ऑफ द टेबल रॉक हैं। इस बात में 100% जो सहमति है द रॉक ने वो दिखा दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रोमन रेंज जो है इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि रिएक्ट करेंगे तो मजा आएगा काफी इसको देखने में। कर दे, वैसे लगता नहीं है मुझे कि करेंगे, क्योंकि अभी स्टोरी लाइन अगर शुरू करनी होगी तो फिर शायद उस हिसाब से ये साइंस बनाएंगी चीजें, और वो नहीं चाहेंगे कि ऑब्वियसली वो कुछ ऐसी चीज कर दे जो बाद में लगे कि यार इसमें शायद मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। तो जो भी है, रोमन रेंज के अंदर रॉक का मैच अगर हो रहा है रेसलमेनिया 39 के अंदर, तो बहुत तगड़ा, बहुत मनी मैच और बहुत सारे आई बॉल्स को अट्रैक्ट करने के लिए होगा। विंस मैकमैन अगर रिटायर नहीं होते, या फिर उनका वो जो पूरा स्कैंडल सामने आया वो नहीं होता, तो विंस मैकमैन रिटायर ही नहीं होते कभी भी। अब ये बात पहले तो हमको सिर्फ लगती थी, लेकिन शॉन माइकल्स ने इंटरव्यू के अंदर बताया कि विंस मैकमैन के साथ बैठ के बहुत बार हम ऐसे ही बात करते थे कि जो विंस मैकमैन है वो तो शायद गोरिल्ला पोजीशन पर ही मर जाएंगे। गोरिल्ला पोजीशन वही जगह होती है जहां से बैठ के वो ट्रिपल एच रॉ पर शुरुआत में हेडफोन लगा के नहीं बैठे थे, वो गोरिल्ला पोजीशन होती है। तो शॉन माइकल्स ने कहा कि विंस तो मेरे से ये भी कहता था कि हाँ, अगर मैं ऐसा मर भी जाऊँ ना यहाँ पे, तो तुम शो को कंटिन्यू रखना, ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है ज़्यादा। तो मतलब विंस मैकमैन का यही प्लान था कि मरते दम तक वो WWE के साथ रहेंगे और सारी चीज़ें जो है वही हैंडल करेंगे, बिजनेस वही चलाएंगे। बट चीज़ें उनके फेवर में नहीं हुई, उनके लिए अनफॉर्चुनेट है काफ़ी, क्योंकि पता ही है आपको उनके साथ ऐसे उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं या फिर जो भी चीज़ है, इसकी वजह से वो WWE के अंदर कंटिन्यू नहीं कर पाए, वरना विंस मैकमैन ही बिल्कुल लास्ट तक WWE चला रहे होते। पहले सिर्फ मुझे लगता था ऐसा है, लेकिन शॉन माइकल्स के इंटरव्यू के अंदर स्टेटमेंट के बाद ये बात अब ऐसे पता ही लग गई है। 2023 के अंदर WWE के कुछ बहुत बड़े प्लान्स है विमेंस डिवीजन को लेकर। बहुत सारे फीमेल सुपरस्टार्स को ट्रिपल एच लेके आने वाले हैं, जिसमें से नाम जो है अभी जैसे हाँ चेल्सी ग्रीन का भी एक नाम आ रहा है रिसेंटली कि उनको ट्रिपल एच साइन करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन खैर ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, चेल्सी ग्रीन की मैंने आपको यहाँ पे बीच में अपडेट दे दी है। किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट तो है ही, साथ में क्वीन ऑफ द रिंग ये भी सब चलेगा, और मे यंग क्लासिक भी वापस आने वाला है। जो एवोल्यूशन प्रीमियम लाइव इवेंट था उसको भी 2023 के कहीं एंड में जाके WWE कंसीडर कर सकती है, मतलब कि विमेंस डिवीजन के ऊपर फोकस रहने वाला है। इवन और अपडेट ये भी है कि न्यू टाइटल्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, और WWE का ये एम है कि वो 20 नए टैलेंट्स को साइन करें अपने पूरे इस मतलब रोस्टर को भरने के लिए। तो ये जो है जिसमें AEW के टैलेंट्स को भी ट्रिपल एच जो है कंसीडर करेंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि हाँ अब विमेंस डिवीजन के ऊपर बहुत सही तरीके से और तगड़े तरीके से फोकस होने वाला है, और आई थिंक ये चीज़ ज़रूरी भी है, क्योंकि वैसे भी ट्रिपल एच ने काम अच्छा ही किया है। अगर आप NXT के विमेंस डिवीजन को देखते हो मेन रोस्टर के, तो वो जो डिफरेंस है वो साफ नजर आ जाता। ब्रे वाइट की बात करते हैं, तो ब्रे वाइट के बारे में क्वेश्चन है कि क्या वो हील सुपरस्टार है या फिर फेस सुपरस्टार है। तो ज़ेरो न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो अभी ये चीज़ अननोन है जब तक कि वो डेब्यू ना कर जाए, मतलब वो किसी भी तरीके से इंटरनल में हील या फिर फेस के तौर पर लिस्ट नहीं है। तो आई थिंक शायद ऐसा होने वाला है कि जैसी स्टोरी लाइन होगी उस हिसाब से उनको फिट रखा जाएगा। और वैसे ही भाई हमेशा कोई सुपरस्टार हील फेस थोड़ी होता है, कई बार सुपरस्टार ऐसे होते हैं जो कि ना हील होते हैं ना फेस होते हैं, ट्विनर की तरह वो रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने ब्रॉक लेसनर को देखा था पहले, वो जो बीस्ट वाले ब्रॉक लेसनर थे 2017-18 में, तो वो उनको क्या ही फर्क पड़ता था, वो हील भी नहीं था क्योंकि वो आके ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल चीप हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ अपनी जीत से मतलब है, अपने फायदे से मतलब है। तो ऐसा कुछ कैरेक्टर होगा ब्रे वाइट को, और आई थिंक ये हील फेस ट्विनर तो शायद फिट ही नहीं बैठता ब्रे वाइट के कैरेक्टर में, क्योंकि ये है ही इतना यूनिक और अलग। तो इसको तो कुछ मेरे को लगता है अलग ही डेफिनेशन देनी चाहिए। तो ना ब्रे वाइट हील है और ना ही फेस है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और कुछ ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि आप शॉक हो जाओगे, हिल जाओगे और थोड़ा खुश भी हो जाओ, थोड़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। सर्वाइवर सीरीज को लेकर इस साल का WWE का जो अर्ली टॉक्स है वो क्या है, टीम वायट वर्सेस द ब्लड लाइन। अब टीम वाइट ये क्या है, वाइट 6 को लेकर मैंने सुबह ही डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसको जाके देख लेना ना। तुमको वीडियो देख के मज़ा तो छोड़ो, अलग फील आ जाएगी आपको, कुछ ना कुछ मज़ा नहीं वो तो आप डिसाइड कर लेना कमेंट सेक्शन में। बहुत टाइम लगा मैंने उसको, रात भर बैठ के उसके ऊपर मैंने सारा काम किया था, तो जाके उसको देखना। तो टीम वाइट यानी कि वाइट 6 और ब्लड लाइन का मैच सर्वाइवर सीरीज के अंदर पॉसिबली आपको देखने को मिल सकता है। अब वाइट 6 के मेंबर्स कौन है, एक एक बंदा कौन हो सकता है, उसको लेकर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो आप लोग उसको जाके देख लेना चैनल से। तो ये इस समय जो है ऐसा कुछ अर्ली प्लान्स हैं। बाकी और भी कुछ प्लान है जैसे कि जजमेंट डे और OC एंड अ मिस्ट्री फीमेल सुपरस्टार, यानी कि जजमेंट डे में क्योंकि रिया रिप्ली है तो उधर से कुछ डाल सकती है। तो ये कुछ जो है 2 अर्ली पिचेस हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए। चलो जजमेंट डे एंड OC ये तो बनता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन WWE अगर ये वाला प्लान कर रही है रोमन रेंस की ब्लड लाइन और ब्रे वाइट की वाइट 6, उसको देखने में बहुत मजा आएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मजा तो आपको आएगा पहले, लेकिन उस सुबह वाली वीडियो को जाकर जरूर देखें, सब कुछ मैंने बताया क्या किस तरीके से ये शेप लेती है। अभी स्मैकडाउन पे आने वाले हैं ब्रे वाइट, तो वहाँ से हमको कुछ अच्छा आइडिया और हिंट मिलेगा। खैर गाइस, कुको FM को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन से, अभी जाके ज्वाइन करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।